अस्सलाम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम बेसिक इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज जो है वो कवर करेंगे, जो कि मार्केट्स के ऊपर बेस करेंगे। आज के टॉपिक के अंदर हम इनकम इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी, ठीक है, इसके अलावा नैश इक्विलिब्रियम, टैक्सेस, ठीक है, इनके ऊपर जो है एमसीक्यूज इनसे रिलेटेड जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कम्पिटिटिव मार्केट, ऑलिगोपली और इससे रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज जो हैं उनको भी कवर करेंगे। सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं, ठीक है, वो उनको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है गुड एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक गुड। पब्लिक गुड की सबसे गुड एग्जाम्पल जो है वो क्या हो सकती है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो नेशनल हेल्थ सर्विस, नेशनल डिफेंस और रेल ट्रांसपोर्ट। नेशनल डिफेंस बेसिकली एक ऐसी गुड है या एक ऐसी सर्विस है जो कि पब्लिक गुड के अंदर इसमें बेस्ट ऑप्शन नेशनल डिफेंस। सेकेंड जो एमसीक्यू है वो देखते हैं, मार्केट फेलियर में अराइज बिकॉज ऑफ। अब मार्केट का फेलियर जो है वो क्यों होता है, ठीक है, उसकी रीजंस जो हैं वो क्या? इम्परफेक्ट कंपटीशन की वजह से मार्केट फेलियर होता है, टैक्सेशन ज़्यादा होने की वजह से मार्केट फेलियर होता है, एक्सटर्नैलिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से होता है, मिसिंग मार्केट होने की वजह से होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इन सब ये जो सब रीजंस हमने बताई हैं ऊपर, यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन, टैक्सेशन, एक्सटर्नैलिटी, मिसिंग मार्केट, ठीक है, ये सारी कॉजेज हैं मार्केट के फेलियर की। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम इज पेरेटो एफिशिएंसी। सबसे पहले तो हमें पेरेटो एफिशिएंसी का पता होना चाहिए कि पेरेटो एफिशिएंसी क्या होती है। तो पेरेटो एफिशिएंसी और पेरेटो ऑप्टिमैलिटी भी होती है, इसको कहते हैं हम। ये एक ऐसी इकोनॉमिक स्टेट होती है जहाँ पे हम रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करते हैं कि वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ जो आउटकम है वो दे सकें। या हम इस तरह कह सकते हैं कि हम उनको री एलोकेट नहीं कर सकते कि एक इंडिविजुअल जो है वो बेटर ऑफ हो जाए और दूसरे को वर्स ऑफ किए बगैर हम एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ कर सकें, ठीक है। सो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो है या पेरेटो एफिशिएंसी कंडीशन जो है एक ऐसी स्टेट होती है जो कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम कहते हैं कि एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे ओवरऑल जो इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से एलोकेट किया जाता है कि किसी एक को बेटर ऑफ करते हुए आप दूसरे को वर्स ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब एमसीक्यू की तरफ आते हैं कि जो हम कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है वो पेरेटो एफिशिएंट कब होता है? प्रोड्यूसर्स आर प्राइस टेकर्स। प्रोड्यूसर्स तो हमेशा प्राइस टेकर्स या प्राइस सेटर्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स फेस द सेम प्राइसेस। जब कंज्यूमर या और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सेम प्राइसेस मिल रही हो, मार्जिनल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर इक्वल। जब मार्जिनल कॉस्ट और बेनिफिट इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे होगी कंडीशन। और साथ साथ यहाँ प्राइसेस जो हैं वो इक्वल मार्जिनल कॉस्ट एंड बेनिफिट। प्राइसेस जो हैं वो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट के इक्वल हों, यानी तीनों चीज़ें जो हैं कॉस्ट, बेनिफिट, कॉस्ट, रेवेन्यू और प्राइसेस, तीनों चीज़ें सेम पॉइंट पे होंगी तो वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट कि कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम जो है वो पेरेटो एफिशिएंट होता है जब प्रोड्यूसर्स प्राइस टेकर होते हैं। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्राइस टेकर या प्राइस सेटर्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स फेस द सेम प्राइसेस। कंज्यूमर जो होते हैं और जो प्रोड्यूसर होते हैं, ऑब्वियसली प्रोड्यूसर जो है प्राइस सेट करेगा और कंज्यूमर जो है उस प्राइस को पे करेगा। मार्जिनल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। कॉम्पिटेटिव जो आपकी मार्केट होती है उसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। In insurance industry, high risk customers are more likely to take insurance. This is the example of. अच्छा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर अगर देखें तो इंश्योरेंस ज़्यादा लोग कौन लेना पसंद करते हैं? जो हाई रिस्क होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है तो वो इंसान हेल्थ इंश्योरेंस लेगा जो कि किसी जो डिजीज़ है उसके अंदर मुब्तला होगा, ठीक है। सो हाई रिस्क पेशेंट जो हैं या हाई रिस्क कस्टमर जो हैं वो ज़्यादा मोर लाइकली है कि वो इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो या उनके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो मज़ीद ईयर जीने की उनके पास कम होती है। सो दे लाइकली टू टेक इंश्योरेंस। अब ये जो एग्जांपल है ये किस चीज़ की है कि एडवर्स सिलेक्शन, हम एडवर्स सिलेक्शन करते हैं, यानी
सेफ साइड पे जो है वो प्ले करते हैं और हम इंश्योरेंस को ले लेते हैं। तो एग्जांपल हुई एडवर्स सिलेक्शन की। नैश इक्विलिब्रियम पे आते हैं। नैश इक्विलिब्रियम बेसिकली इन नैश इक्विलिब्रियम ईच प्लेयर चूजेस बेस्ट स्ट्रेटजी। सबसे पहले नैश इक्विलिब्रियम को समझते हैं कि नैश इक्विलिब्रियम होता क्या है। ये एक बेसिकली गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ऑप्टिमल आउटकम जो होती है, ठीक है, इज वेयर देयर इज नो इंसेंटिव फॉर प्लेयर्स। ठीक है, इंसेंटिव प्लेयर्स को नहीं होता टू डेविएट फ्रॉम देयर इनिशियल स्ट्रेटजी। एक इनिशियल स्ट्रेटजी जो प्लेयर्स होते हैं वो सेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो उसको डेविएट नहीं कर सकते। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक्शन प्रोफाइल होती है ऑल प्लेयर्स की। नैश इक्विलिब्रियम जो है बेसिकली ऑल जितने भी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं या जितने भी प्लेयर्स उसके अंदर एक्ट कर रहे होते हैं उनके सबकी जो प्रोफाइल है या एक्शन प्रोफाइल है उसको भी हम कह सकते हैं। और इस प्रोफाइल को यूज़ किया जाता है ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें आउटकम्स को ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग इंटरेक्शन। ठीक है, डिसीजन जितने भी वो बना रहे होते हैं उनकी इंटरेक्शन को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनकी स्ट्रेटजीज को देखते हुए। सही। अब नैश इक्विलिब्रियम में ईच प्लेयर चूजेस बेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, हर प्लेयर जो है ऑब्वियसली अपनी तरफ से बेस्ट स्ट्रेटजी अपने लिए चूज करता है, चाहे वो कंज्यूमर है चाहे वो प्रोड्यूसर है, कोई भी है वो अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी को चूज करेगा। एज्यूमिंग अदर प्लेयर्स मूव फर्स्ट। ठीक है, क्या हम उसमें एज्यूम करते हैं कि पहला प्लेयर जो है वो मूव फर्स्ट करे, वो फर्स्ट अपनी जो एक्ट है वो शो करे और फिर हम अपनी एक्शन को शो करें, या डोमिनेटेड बाय द अदर प्लेयर्स को डोमिनेट कर रहा होता है गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ द अदर प्लेयर्स। और डी ऑप्शन है दैट इज क्रेडिबल थ्रेट। ठीक है, सो हमने अभी देखा, जो हमने डेफिनेशन देखी उसके अंदर हमने कहा कि सारे जो प्लेयर्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज नैश इक्विलिब्रियम के अंदर गिवन होती हैं और फिर आप एक जब स्ट्रेटजी अपनी डिफाइन कर लेते हैं तो उससे डेविएट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द गेम या ड्यूरिंग द प्ले। ठीक है, टाइम पीरियड जो भी गिवन होता है उसके अंदर आप उसमें उस अपनी स्ट्रेटजी को ही लेकर चलना होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द गिवन स्ट्रेटजी ऑफ द अदर प्लेयर आर गिवन। नेक्स्ट देखते हैं द मार्केट इज contestable. Incumbent firms must dash to avoid entry of new firms. जब मार्केट जो है वो कंटेस्टेबल होती है तो क्या होता है कि जो इनकमेंट फर्म्स हैं, जो कम्पिटेटिव फर्म्स हैं, वो क्या करती हैं, कम्पिटेटिव बिहेवियर में आ जाती हैं। ठीक है, जब कंटेस्ट होता है किसी भी चीज़ का तो जो जितनी भी मार्केट प्रिवेल कर रही होती है इकोनॉमी के अंदर वो कंटेस्ट वो क्या करती हैं, वो कम्पिटेटिव फर्म्स बन जाती हैं ताकि न्यू जो फर्म्स हैं वो एंटर ना हो सके इकोनॉमी के अंदर। टैक्स शिफ्टिंग क्या होती है? टैक्स शिफ्टिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर जो हाउस होल्ड हैं या जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपने बिहेवियर्स को इस तरीके से चेंज करते हैं और ऐसे बिहेवियर्स को अडॉप्ट करते हैं ताकि वो टैक्स से अपने आप को अवॉइड कर सकें। ठीक है, या उनको टैक्स देना ना पड़े। सो टैक्स शिफ्टिंग के ऑप्शन क्या है कि इज द वे इन विच द टैक्स इज स्ट्रक्चर्ड, इज द अल्टीमेट distribution of tax burden, occurs when taxes cause prices to increase but wages to fall, or the D option है कि occur when households can alter their behavior and do something to avoid paying tax. So the D option is the correct option कि house tax shifting basically ऐसा एक behavior होता है जो कि household हैं, tax payers जो हैं adopt करते हैं ताकि वो tax को avoid कर सकें। एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस की ऑप्शन इनमें देखनी है। क्या हमारे पास जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनहेरिटेंस टैक्स, इनकम टैक्स और टैक्स ऑन प्रॉफिट। तो इनहेरिटेंस टैक्स, इनकम टैक्स और टैक्स ऑन प्रॉफिट जो है ये तीनों डायरेक्ट टैक्स होते हैं। सिर्फ वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो वैल्यू एडेड टैक्स बेसिकली क्या होता है, जो कि डिवाइड किया जाता है गुड्स और सर्विसेज पे फॉर एडेड वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हर पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो वैल्यू एडिड हो रही होती है या डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो वैल्यू एडिड हो रही होती है उसका वो उसको ऐड किया जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू मटेरियल। ठीक है, जब चीज़ जो है बनना स्टार्ट हो रही होती है और ये ऑन गोइंग रहता है टिल द फाइनल रिटेल परचेज। ठीक है, सो वैट जो है इस एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें यह है कि वैट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था पाकिस्तान में 2005। ठीक है, सो वैट जो है या वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है। इफ गवर्नमेंट फिक्स मैक्सिमम मिनिमम वेज। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जो है एक मिनिमम वेज को सिलेक्ट कर लेती है। मिनिमम वेज वो वेज होती है जो कि किसी भी वर्कर को आप देना मस्ट होती है, इससे बिलो वर्कर जो है वो काम नहीं कर सकता।
सो गवर्नमेंट अगर फिक्स कर देती है मिनिमम वेज को तो इकोनॉमिस्ट वुड प्रिडिक्ट, तो उस मिनिमम वेज से इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या वो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेजेस जो हैं इन जनरल वुड फॉल एज एम्प्लॉयर्स ट्राई टू होल्ड डाउन कॉस्ट, ठीक है, कि अगर वेजेस जो हैं इन जनरल वुड फॉल, अगर वेजेस फॉल करती हैं तो एज एम्प्लॉयर्स ट्राई टू होल्ड डाउन कॉस्ट, फ्यूअर young workers would be employed, ठीक है, द कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ फर्म्स एम्प्लॉइंग चीप लेबर वुड इंक्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जो कॉस्ट और जो प्राइसेस होंगी, ऑब्वियसली जो फर्म पे कर रही है वो उसको कॉस्ट पड़ेगी, और जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो उसकी प्राइस है वर्किंग आवर की, सही। सो द कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द फर्म एम्प्लॉइंग चीप लेबर वुड इंक्रीज, तो वो चीप लेबर्स को इंक्रीज कर देगी, क्योंकि एक मिनिमम वेज सेट हो गई है, अब वो उससे ज़्यादा पे करने पे विलिंग नहीं होंगे, क्योंकि उसको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी तो उसका रेवेन्यू कम होगा, जिसकी वजह से वो चीप लेबर को हायर करने पे ज़्यादा विलिंग होगा। इन फ्री मार्केट सिस्टम rationing occurs as increase in, ठीक है। अब सबसे पहले रैशनिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि रैशनिंग क्या होती है, कि लिमिटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज को लिमिट कर दिया जाए, दैट आर हाई डिमांड एंड लेस सप्लाई, ठीक है, यानी डिमांड जिनकी ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो जाए, गुड्स और सर्विसेज लिमिटेड हो जाए, तो उसको रैशनिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स में। इन फ्री मार्केट सिस्टम रैशनिंग अकर्स एज इंक्रीजिंग, रैशनिंग फ्री मार्केट सिस्टम में रैशनिंग कब अकर होती है, जब सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, सप्लाई आपकी इंक्रीज होती है और आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है गुड्स और सर्विसेज की, तो रैशनिंग का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स सेज देयर हैज बीन सम रैशनिंग व्हेनेवर, ठीक है, इकोनॉमिक्स कहती है कि सम टाइप ऑफ रैशनिंग जो है वो होती है इकोनॉमी में व्हेनेवर इन्फ्लेशन यहाँ पर होती है, देयर आर एक्सटर्नलिटीज मेरिट गुड्स आर प्रोड्यूस, देयर इज एक्सेस डिमांड। जब डिमांड एक्सेस होती है तो रैशनिंग हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा होने लग जाती है और फिर डिमांड चीज़ों की कम हो जाती है, ठीक है, तो इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। If maximum price set below equilibrium level, there will be, अगर maximum prices जो हैं वो सेट कर दी जाएं equilibrium level से नीचे, ठीक है, equilibrium level कहाँ होता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वेट कर रही होती है। सो अगर मैक्सिमम और वहीं पे प्राइस जो है वो सेट हो रही होती है, अगर प्राइसेस को हम इक्विलिब्रियम लेवल से बिलो सेट करते हैं तो इसका मतलब है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, सप्लाई का कर्व जो है वो एक्सीड करेगा एज कम्पेयर टू डिमांड। सो जब भी आपकी मैक्सिमम प्राइसेस जो हैं वो सेट कर दी जाएं बिलो इक्विलिब्रियम लेवल, तो इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई जो है वो चीज़ों की ज़्यादा हो गई है। एग्रीकल्चर प्राइसेस टेंड्स टू बी अनस्टेबल। अब एग्रीकल्चर प्राइसेस क्यों अनस्टेबल होती हैं, इसकी रीज़न क्या हो सकती है, कि सप्लाई इज प्राइस इलास्टिक, क्या सप्लाई जो है वो उसकी प्राइस इलास्टिक होती है, डिमांड प्राइस इलास्टिक होती है, सप्लाई जो है वो स्टेबल होती है, या फिर डिमांड और सप्लाई दोनों प्राइस इन इलास्टिक होती हैं। बेसिकली जो एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं उनकी डिमांड और सप्लाई दोनों ही प्राइस इन इलास्टिक होती हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइसेस जो हैं वो अनस्टेबल रहती हैं। इफ प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट अबव इक्विलिब्रियम, ठीक है, हमने पहले देखा कि बिलो इक्विलिब्रियम अगर सेट कर लिया जाए तो, और अब अगर हम देखें कि अगर गवर्नमेंट सिलेक्ट करता है प्राइसेस को, गवर्नमेंट सेलेक्ट कर देती है कि प्राइसेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम के लेवल से अबव रहेंगी, तो इसका मतलब है कि सप्लाई एक्सीड कर रही है, ठीक है, सप्लाई एक्सेस करेगी तो इक्विलिब्रियम लेवल से अबव रहेंगी प्राइसेस। डिक्रीज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज करती है तो इसका मतलब क्या है, कि इंक्रीज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो क्या इक्विलिब्रियम प्राइस या क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, इंक्रीज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज क्वांटिटी, और डिक्रीज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज क्वांटिटी। लेकिन जब भी डिमांड डिक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज करती है तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम जो है वो डिक्रीज करेगा, प्राइसेस डिक्रीज करेंगे और क्वांटिटी भी डिक्रीज करेंगी, ठीक है, सो डिक्रीज इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं प्राइस मैकेनिज्म डज नॉट एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ, ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म जो है वो किस चीज़ का इंडिकेटर नहीं है, सिग्नल, इंसेंटिव, राशनिंग डिवाइस और इंडिकेटर ऑफ इनकम। बेसिकली प्राइस जो है वो इंडिकेटर नहीं है इनकम का,
इनकम और प्राइसेस जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, दोनों का आपस में लिंक नहीं है, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म कैन नॉट, प्राइस मैकेनिज्म क्या नहीं होता, एक्ट एज अ सिग्नल, एक्ट एज एन इंसेंटिव, एक्ट एज एन रैशनिंग डिवाइस और शिफ्ट द डिमांड कर्व। बेसिकली प्राइसेस जो हैं वो डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं करती, ठीक है। सो प्राइसेस जब भी चेंज होती हैं तो डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता। सब्सिडी पेड टू प्रोड्यूसर्स, अब अगर प्रोड्यूसर को सब्सिडी पे करती है गवर्नमेंट तो क्या होगा, उससे सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे, उनके पास ज़्यादा कैपेसिटी होगी प्रोड्यूस करने की। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देती है प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, टैक्स कम कर देती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर जो है मोर विलिंग होंगे टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इससे उनका सप्लाई कर्व जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इफ प्राइस फिक्स बिलो इक्विलिब्रियम लेवल, अगर प्राइसेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम लेवल से बिलो फिक्स कर दी जाती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है, तो क्या है कि डिमांड एक्सेस हो जाएगी। जब प्राइसेस अबव इक्विलिब्रियम होंगी तो सप्लाई एक्सेस होगी, और जब प्राइसेस बिलो इक्विलिब्रियम होंगी तो डिमांड एक्सेस होगी। इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम इंक्रीज करती है तो लीड टू अ मूवमेंट along the demand curve, डिमांड कर्व के लॉन्ग मूवमेंट होगी, शिफ्ट द सप्लाई कर्व, शिफ्ट द डिमांड कर्व और लीड टू एन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। अगर इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। तो परचेजिंग पावर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि हमारा डिमांड कर्व जो है ऑब्वियसली वो आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। फॉर इंफीरियर गुड्स, ठीक है, इंफीरियर गुड्स के केस में अगर हम देखें तो इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम इंक्रीज करती है तो इससे क्या होगा कि डिमांड हमारी गुड्स की कम हो जाएगी, क्योंकि इंफीरियर है ना। अगर हमारी नॉर्मल गुड्स हो, ठीक है, तो हम डिमांड जो है उसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट आएगा, लेकिन इंफीरियर गुड्स हैं, चीप गुड्स हैं, ठीक है, तो अब हमारी डिमांड जो है वो उसकी कम हो जाएगी। अगर इनकम होगी हम बेटर ऑफ की तरफ जाएंगे, हम बेहतर चीज़ों की तरफ जाएंगे, इंफीरियर गुड्स को छोड़ देंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।